तो चलिए बात कर रहे हैं हम गोलीय दर्पण की, है ना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। इसको हम थोड़ा सा बैक समझते हैं क्योंकि उस दिन हम पढ़े थे ये सब। तो इसका पहला जो पॉइंट होता है गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण का, इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको अवतल बोलेंगे और इसको उत्तर बोलते हैं। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इस दोनों में थोड़ा सा बात समझना क्या है कि देखो, ये इस परावर्तक सतह किसे कहते हैं? जिस पर प्रकाश की किरण आती है और परावर्तित हो जाती है ना। तो प्रकाश की किरण तो यहाँ से कोई आएगी तो दर्पण के परावर्तक सतह पर आएगी और ये यहाँ से फिर परावर्तित हो जाती है। तो आने वाली किरण और एगो लौटने वाली किरण, उसी तरह से यहाँ भी आएगी और लौट जाएगी ये। तो ये आने वाली किरण और ये लौटने वाली किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली को लौटती है। कहाँ से लौटती है? दर्पण से। दर्पण के परावर्तक सतह पर टकरा कर लौट जाती है ना। तो अब यहाँ से अवतल दर्पण पर, यानी कि किसी दर्पण पर आने वाली जो किरण होती है वो जिस बिंदु पर आती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, है ना। इसी के बीच में एगो जो अभी प्रधान अक्ष खिंचाता है वो किसका काम करता है? अभिलंब का काम करता है। किसका काम करता है? अभिलंब का काम करता है। तो आइए देख लेते हैं इसको एक एक करके। अवतल दर्पण, ये इसका और यहाँ पे ध्रुव जो यहाँ पे होता है, ये हमारा फोकस और ये हमारा सी वक्रता केंद्र। अब यहाँ से P और C के बीच, किसके बीच? P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है यही हमारा क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यानी कि P से लेके और C के बीच का जो दूरी होता है ये मुख्य अक्ष कहलाता है। माने दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, इसी सरल रेखा को, सीधी रेखा को क्या कहते हैं हम? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो P और C, उसके बाद है P और F। तो P और F के बीच के दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है? और P और C के बीच के डिस्टेंस को हम लोग किसे? कैपिटल R से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। समझ में आया? एक होता है फोकस दूरी और एक होता है वक्रता त्रिज्या। तो कहेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो क्या याद रखेंगे? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ रहा है? दर्पण का ध्रुव और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव यानी कि ये और फोकस ये, इसी का बीच का डिस्टेंस यही हमारा है फोकस दूरी। ठीक है। उसी तरह से अब P और C यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे R से सूचित करते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़े। अब यहीं पे क्या करना है? हमको वस्तु को स्थित करना है। बात थोड़ा सा ये समझना है, ये दर्पण हमारा अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में F जो है वो परावर्तक सतह की ओर है, न कि परावर्तक सतह के पीछे है। यानी परावर्तक सतह का मतलब जिधर से प्रकाश की किरण, जैसे प्रकाश की किरण अगर आएगी तो इधर से आएगी, है ना। तो ये परावर्तक सतह का दिशा हुआ। और इधर जो है ये जो रंगा हुआ भाग है, इसके इधर का भाग है, ये दर्पण के पीछे का भाग होता है ना। तो परावर्तक सतह की ओर जो हम दूरी मापेंगे वो किस में मापाता है? उल्टा, यानी कि माइनस में मापते हैं उसको हम। परावर्तक सतह की ओर जो दूरी मापते हैं उसको माइनस में मापते हैं। ठीक है। और परावर्तक सतह के दिशा में जो दूरी मापते हैं वो किस में मापते हैं? प्लस में मापते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। देखो आपतित किरण इधर की ओर, इधर जा रहा है ना, और
दूरी हमको इधर मापना है। क्या है? क्योंकि कोई भी दर्पण से अगर किसी भी दूरी को दर्पण में अगर हम मापते हैं ना, तो वो कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। समझ में आया? उसके बाद बात करेंगे कि प्रधान अक्ष, ये कौन सा है? प्रधान अक्ष है। और प्रधान अक्ष के ऊपर यानी लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है, और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक और नीचे मापी गई दूरी, ये हमारा चिन्ह परिपाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? चिन्ह परिपाटी की विशेषता तुमसे पूछेगा, लिखने के लिए कहेगा कि चिन्ह परिपाटी की विशेषता बताइए, तो क्या बताइएगा? पहला विशेषता है कि दर्पण में किसी भी दूरी को ध्रुव से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है? दर्पण में किसी भी दूरी को ध्रुव से मापते हैं। उसके बाद है आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तीसरा पॉइंट है प्रधान अक्ष से ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस में होती है, और नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। समझ में आ रहा है बात? चलिए तो आगे चले। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अवतल दर्पण जो प्रकाश की किरण आती है, तो प्रकाश की जो किरण आती है वो जब दर्पण पर आती है कहीं से भी आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्रकाश की किरण कहाँ से आएगी। किसी वस्तु स्रोत से, प्रकाश स्रोत से निकलेगी ना, तो प्रकाश की किरण जब आती है दर्पण से, तो दर्पण से आती है तो टकरा कर और परावर्तक सतह से टकरा कर, और वह सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। समझ में आया? ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्पण पर जब प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तक के बाद कहाँ से गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। और उसके बाद जहाँ पे देखो, जहाँ पे प्रकाश की किरण आती है, ये हमारा कौन सा बिंदु हो जाएगा? आपतन बिंदु। हम पढ़े हैं कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो आपतित किरण समतल सतह के जिस बिंदु पर आती है, तो इसी बिंदु पे ना आई है, तो ये आपतन बिंदु हुआ। और यहीं से क्या करते हैं? वक्रता केंद्र से लेके एगो हम लंब डाल देते हैं। लंब डाल दिए। अब ये लंब डाल दिए तो याद हमको क्या रखना है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण कौन है? तो आपतित किरण ये वाला, ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। उसके बाद है ये हमारा कौन सा किरण है? परावर्तित किरण है। दोनों याद रखिएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। दूसरी बात है कि अब हम यहाँ से बात करेंगे, ये जो हमारा है ये वाला भाग, ये क्या है? अभिलंब है। ठीक है। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, है ना। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखोगे। इस तरह से आपतित किरण यानी कि समतल सतह, चाहे कोई भी दर्पण हो, किसी सतह परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, और सतह से टकरा कर लौट जाने वाली किरण को, और उसके बीच जो लंब होता है तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, है ना। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आगे बढ़े, ये चीज याद रखोगे तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हमेशा इसको याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है इसमें कि जब अगर हम न्यूमेरिकल प्रूफ करेंगे, चाहे कोई फॉर्मूला जब प्रूफ करेंगे, जैसे F बराबर R/2 हो, चाहे मिरर फॉर्मूला हो, तो उसमें बात कुछ याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये तो नियम में कहता है। और एक नियम यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आई है इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये आई दोनों बराबर इसलिए होता है क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर कोण देखे हो? एकांतर कोण का मतलब ये वाला, मान लो इस तरह से हम खींचे, अब इस तरह से खींचे तो इसमें हमारा जो कोण है, जैसे मान लो हम इस कोण का बात करेंगे,
तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। किस कोण से? एकांतर कोण से। किस कोण से? एकांतर कोण से बराबर होता है। और भी है, जैसे मान लीजिए हम इस कोण की बात करेंगे, ये कोण किस कोण के बराबर होगा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ये वाला कोण, ये भी एकांतर कोण से बराबर होगा। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। वो अंतर एकांतर कोण हो चाहे बाह्य एकांतर कोण हो, लेकिन एकांतर कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आया? तो यहाँ आई बराबर आई हो जाएगा, एकांतर कोण से बराबर उसको करेंगे। आगे बढ़े, ये देख लेते हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थिति में वस्तु को रखेंगे। वस्तु को रखने का तरीका, जैसे मान लीजिए हम एक दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण? अब अवतल दर्पण बनाए। अब इसमें हम यहाँ से एगो प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो इसमें पॉइंट हमको देखना है। तो पॉइंट एक सी से बाहर, सी से बाहर जो है, या मान लीजिए कि कहाँ पे वस्तु है? अनंत पर वस्तु है। एक वस्तु कहाँ पे होगा? अनंत पर। एक वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, है ना। एक वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा, एक वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा। समझ में आया? अगला वस्तु होगा फोकस पर, उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच में होगा। इस तरह से वस्तु को हम खींचते हुए लाएंगे, दर्पण के निकट तक लाएंगे, और उसका प्रतिबिंब परावर्तक सतह पर जो प्रतिबिंब है उसको हम क्या करेंगे? बनाएंगे। प्रतिबिंब किस तरह से बनता है उसको क्या करेंगे? दर्शाएंगे। पहले कहाँ पे? अनंत पे, उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के, फिर वक्रता केंद्र पे, उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच। अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना हम स्थिति के हिसाब से समझेंगे आगे। तो देखें बनाकर, यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत पे रखना है। वस्तु को हम कहाँ पे रखेंगे? अनंत पे रखते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हम वस्तु को रखें, हम वस्तु को कहाँ से लाएं? अनंत से लाएं। अब अवतल दर्पण पर वस्तु कहाँ से? प्रतिबिंब का मतलब वस्तु जो है, प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? वस्तु के अनंत से आ रही है। अब अनंत से आई तो दर्पण से टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाती, इस तरह से, है ना। जहाँ पे वही फोकस मान लेना है, ठीक है। दूसरी बात है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर आएगी तो इस तरह से आएगी, तो टकराने के बाद ये कहाँ से गुजरेगी? तो दोनों वस्तु कहाँ पे प्रतिच्छेदित हुआ? फोकस पे प्रतिच्छेदित हुआ। तो प्रतिबिंब जहाँ पे दो किरण, यानी कि दो प्रकाश की किरण जहाँ पे एक जगह मिलती है, वो हमारा क्या कहलाती है? प्रतिबिंबित बिंदु कहलाती है। प्रतिबिंब बिंदु कहलाती है। समझ में आया? इस बार परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा था कि माने परावर्तक सतह से, जैसे दर्पण से टकराकर, प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंबित बिंदु कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब का बिंदु है वो। किसका बिंदु है? तो फोकस क्या हो जाएगा इसमें? प्रतिबिंब का बिंदु हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको कैसे याद रखना है कि आप, माने इसको याद करने का तरीका क्या है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो। तो अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनता है। ये वाला फोकस पे प्रतिबिंब बनता है। उसका कंडीशन क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, अब देखिए, दर्पण के सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? सामने बन रहा है ना, इधर बन रहा है, परावर्तक सतह की ओर बन रहा है। तो परावर्तक सतह की ओर बन रहा है तो प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो ध्रुव से किधर मापेंगे? विपरीत, आपतित किरण की दिशा में कि विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में मापेंगे। और जब विपरीत दिशा में मापेंगे तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो जब माइनस में प्रतिबिंब होगा तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। दर्पण में वास्तविक और उल्टा। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक
उसके बाद उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। समझ में आया? तो याद रखना है इसको। कैसे याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्लियर है बात? समझ में आया ये बात की ना? आगे बढ़े। अब उसके बाद अब हम वस्तु को कहां पे लाएंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब वस्तु को कहां पे रखेंगे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। यानी कि हमको स्थिति पता चल गया। एक को स्थिति पता नहीं चलता है, किसका? अनंत का। बाकी सबका स्थिति पता चलता है। तो वस्तु की स्थिति कहां पे होगी? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये हमारा मान लो क्या है? वस्तु है। ये भी क्या है? अब इसको क्या करते हैं हम? कहां पे लाएंगे? इसको हम यहाँ से दर्पण पे लाते हैं। यानी दर्पण के जिस बिंदु पर आया उसे आपतन बिंदु, और आने वाली किरण को आपतित किरण वस्तु से निकला। ठीक है? अब यहाँ से टकराएगा तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजर गया, है ना? पहला किरण फोकस से गुजर गया। उसके बाद अब एक जो है हमारा लंब, यहाँ से क्या करते हैं? इसको ऐसे खींचते हैं। वक्रता केंद्र से खींचे तो ऐसे कटेगा, हाँ? तो अब देखो तो इसका प्रतिच्छेदित बिंदु कहाँ पर है? ये वाला हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु है। तो यहीं पे तो प्रतिबिंब बनेगा। ये वाला क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु कहाँ पे था? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। वस्तु कहाँ पे? तब प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब जो हमारा बना वो कहाँ पे बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। तो वस्तु का प्रतिबिंब होगा तो इस तरह से A डैश और B डैश। याद रखोगे इसको? अब करना हमको यह है कि इसका भी स्थिति पता करना है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। समझ में आ रहा है? इस वही कंडीशन, क्योंकि ये भी तो परावर्तक सतह के विपरीत दिशा में है, मतलब आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। याद रखना है इसको। ठीक है? इसको कैसे याद रखना है कि अगर तुमसे पूछे, कैसे क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? ऐसा होता है। एक क्वेश्चन आता है कि अनंत अवतल दर्पण में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का एक किरण आरेख खींचे। तो आपको इस तरह से किरण आरेख खींच देना होगा। ये सर्किल वगैरह मत करना, ये हम तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इस तरह से बनाना है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच इसको रख के और फोकस माने प्रतिबिंब खींच देना है। और रियल में जो फिगर हम बनाएंगे एग्जाम में वो किस तरह से? तो इस तरह से तुमको किरण आरेख खींच देना पड़ता है। ठीक है? लिख देना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। और किरण आरेख खींच के अगर बना दोगे 2 नंबर मिलता है। हाँ तक कहते 50 नंबर। हाँ तो याद देखो, एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया। 1, 2, 5 यही क्वेश्चन रहता है। फिजिक्स में वो दीर्घोत्तरीय है जो 6 नंबर कर देता है। प्रूफ करने वाला, चाहे न्यूमेरिकल वगैरह, चाहे परिवहन, वो सब पूरे। हाँ फिर बनाते हैं। हाँ तो ना बनाना है।
P, F और C। अब वस्तु को कहाँ पे रखेंगे हम? वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चलिए वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? AB वक्रता केंद्र पर AB एक वस्तु हो गया, ठीक है। कौन चीज? AB वस्तु हो गया। अब प्रकाश की किरण को लाओ, कहाँ से लाना है? और ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजारो, इसको गुजार दिए। दूसरा प्रकाश की किरण इस तरह से, ये इस तरह से यहाँ से आएगा और आने के बाद ये कहाँ से गुजरता है? देखो करना क्या है कि पहला किरण को हमको यहाँ से, प्रकाश की किरण जो है ये दर्पण से AB वस्तु से निकला और ये आपतित किरण आया और आने के बाद ये फोकस से गुजरा। दूसरा हमारा इस यहाँ से आएगा और आने के बाद ये कहाँ से गुजरेगा? ये हमारा फोकस से नहीं, वक्रता केंद्र से निकलना, लेकिन ये टकराने के बाद ये क्या होता है? इधर से ऐसे परावर्तित होता है और जो परावर्तित होता है वो कहाँ पे मिलता है? जिस बिंदु पर मिलता है वो हमारा प्रतिबिंब की बिंदु है। और ये जाके कहाँ पे, लगभग इस तरह से सीधा बनाओगे स्केल से तो बनेगा, तो ये प्रतिबिंब बिंदु कहाँ पे हो जाएगा? हमारा वक्रता केंद्र पे। तो कंडीशन क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, है ना। जहाँ पे वस्तु वहीं पे प्रतिबिंब। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है ना। वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है वक्रता केंद्र। याद रख लोगे इसको। चलिए अब वक्रता केंद्र के बाद वस्तु को कहाँ पे खींच के लाएंगे? वक्रता केंद्र और फोकस के। आइए देखते हैं। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है ना। अब ये हमारा फोकस ध्रुव हो गया, उसके बाद ये हमारा फोकस हो गया और फोकस के बाद ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया। अब वस्तु को कहाँ पे रखना है? C और F के बीच, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के। चलिए रखते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच वस्तु को रखे। ये हमारा कौन वस्तु है? AB एक वस्तु है। प्रकाश की किरण को कहाँ पे लाएंगे? दर्पण पे लाते हैं। जिस बिंदु पर आती है उसे, और टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। भाई गुजारो इसको, फोकस गुजरेगा ना। अब उसके बाद दूसरी किरण की बात करेंगे। सेंटर से तो कैसे? दर्पण थोड़ा सा छोटा है। इस तरह से यहाँ पे आएगा और बैक होने के बाद ये यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजरेगा, है ना। इस तरह से गुजरेगा और ये भी हमारा इस तरह से गुजरते हुए कहाँ पे, कहीं ना कहीं आके तो टकराएगा ही, कहीं ना कहीं तो टकराएगा ही। तो यहाँ से हमारा एक चीज़ क्या पता चला कि देखो कहीं इसका स्थिति मिला नहीं, ये कहाँ पे, तो अनंत और वक्रता केंद्र पे। आपको यहाँ से इसको इस तरह से खींचो तो ये हमारा कहीं पे तो नजर आएगा ही। कहाँ पे कटा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कटा। यहाँ से मान लो ये वाला कटेगा लाइन, है ना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कटता है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कटेगा, लेकिन कटा ना, यहाँ पे तो मिला। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, कैसा? वास्तविक,
उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा, याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम। अब बात करेंगे वस्तु को फोकस पे लाते हैं। कहाँ पे? फोकस पे। देखिए बीच में छोटा पड़ जाएगा। क्या छोटा? ना ये होगा, जा जा एफ यानी फोकस, और ये हमारा वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ पे लाना है? फोकस पे लाना है। लाओ, वस्तु को हम यहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। रखे तो ए भी वस्तु होगा जो कहाँ पे स्थित है? और ये हमारा आपतन बिंदु पर आएगा। प्रकाश की किरण आया, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। गुजारो तो इसको फोकस से, हो गया। और इसके बाद ये हमारा वक्रता केंद्र से इस तरह से ये इधर चला जाएगा और ये कहीं नहीं मिल पाएगा। इधर कहीं नहीं मिलेगा, इधर कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम क्या समझेंगे? अनुमान लगा लेंगे कि ये कहाँ पे मिलेगा? अनंत पर। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है ना। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से। क्लियर है बात? चलिए अगला, अब उसको और खींच के पीछे ले जाते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को कहाँ ले जाए? ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पे? हाँ, इसको थोड़ा सा बीच में ले लेते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को बनाना है, रखना है ना। चलिए ये हमारा एफ फोकस और ये हमारा सी, अब ये हमारा पी ध्रुव, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? वस्तु को रखते हैं। रखें। अब वस्तु को यहाँ रखें तो प्रतिबिंब जो यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी ए बी से, ए बी वस्तु से, ये कौन सा वस्तु है? ए बी। अब यहाँ से प्रकाश की किरण दर्पण पर आई, आपतित किरण, टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से? फोकस से गुजर जाती है। और ये किरण वक्रता वक्रता केंद्र से गुजरती है। देखो इसको, अब यहाँ से ये जो किरण है ये इतना नजदीक दर्पण के होता है कि इसका थोड़ा सा छाया पीछे प्रतीत कर देता है। तो यहाँ से ये हमारा इस तरह से डॉट डॉट रेखा और इस तरह से डॉट डॉट रेखा कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो जहाँ पे मिलता है, मान लो यहाँ पे मिला डॉट डॉट रेखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है डॉट डॉट रेखा के रूप में है, तो वास्तविक की काल्पनिक, तो हमको क्या, और वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है ना। और काल्पनिक है तो सीधा कि उल्टा? सीधा होता है। तो हमको क्या याद रखना है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? पीछे। और इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक, है ना। आभासी या उसके बाद सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण में यही एक कंडीशन है जिसमें वस्तु को जब हम ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। नहीं तो अवतल दर्पण में प्रत्येक स्थिति में वस्तु जो होता है, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा छोटा तो बनता है लेकिन उल्टा और वास्तविक बनता है। तो आपसे एक क्वेश्चन कई बार, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने। तो
आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब को आवर्धित प्रतिबिंब भी कहा जाता है। समझ में आया? तो अवतल दर्पण के भिन्न भिन्न स्थिति में प्रतिबिंब का बनना हम तो सीख लिए। उसके बाद है उत्तल दर्पण। चलिए